Hello everyone, my name is Shivangi Singh and welcome back to my YouTube channel that is Aim with Shivangi। और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और हम उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये उसका तीसरा पार्ट होने वाला है। उन 2 वीडियोस में हमने लास्ट चीज जो पढ़ी थी वो था टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब कनेक्टिव टिश्यू हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे, जो थोड़ी सी चीज बच गई थी वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद आगे की चीजें कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमें सीखना है टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। पहले समझो होता क्या है। टेंडेंस बेसिकली होते हैं आपके मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाली टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उनको बोलते हैं टेंडेंस। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? आप खुद सोचो कि आपके बोन्स कहाँ हैं और आपकी मसल्स कहाँ हैं। जितनी भी जगह ये दोनों एक साथ पाई जाएंगी वो टेंडेंस मिलेंगे ही मिलेंगे आपको वहां पे। तो आपको सोचो हर जगह तो हो रहा है मैम, हर जगह हमारी बोन्स हर जगह है, हमारे मसल्स हर जगह है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां बोन और मसल्स एक साथ ना हो। यहाँ है, लेग्स में है, हर एक पार्ट में आपके बोन्स और मसल्स एक साथ हैं। राइट, समझ में आ रहा? तो अब उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? टेंडेंस। वैसे ही लिगामेंट्स पे आ जाते हैं। लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन। अब आप खुद सोचो, बोन टू बोन का कनेक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स होंगे वो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, टेंडेंस क्या होते हैं? ऐसे कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस मसल्स टू बोन्स। हमने बताया मसल्स से बोन को अटैच करने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको बोलते हैं टेंडेंस। जो भी बोन टू बोन को अटैच करेंगे उनको बोलेंगे लिगामेंट। अब देखो, सबसे पहले देखो कि ये जॉइंट्स में पाए जाते हैं बोन टू बोन। ईच जॉइंट कंटेन मेनी लिगामेंट्स। यानी कि सबसे पहले देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कलाई वाला जो पार्ट होता है ना आपका, लाइक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये सब क्या है? ये सारे जॉइंट्स हैं। इसी से पता चलता है कि यहाँ पे बोन टू बोन कनेक्शन है, यानी कि ये हैं लिगामेंट्स। एग्जैक्टली, समझ में आया? अब देखो नॉन इलास्टिक, ये होते हैं नॉन इलास्टिक। इलास्टिक को समझते हो ना, इलास्टिक रबर बैंड जो इलास्टिक होता है, वैसे ये है नॉन इलास्टिक और वो है इलास्टिक। सोचो ये रहे हमारे टेंडेंस, लाइक दिस इज टेंडन। सबको पता है ना यहाँ पे मसल और बोन का अटैचमेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये मुड़ गए, मान लो ये इलास्टिक हुई और मुड़ गए ये, तो जब ये मुड़ जाएंगे तो क्या होने वाला है? उसकी वजह से, आई एम सॉरी हम माइक पकड़ना भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं। उसकी वजह से ओके, आई विल कीप इट हियर, या ओके। उसकी वजह से क्या होने वाला है कि ये जो चीज है, ये अगर बोन जो है यहाँ पे इलास्टिक हो गई तो बोन टूट जाएगी भाई। अगर इलास्टिक हुई मुड़ेगी तो सारी के सारी मसल, सारी की सारी बोन बाहर आ जाएगी। समझ आया? तो इलास्टिसिटी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर मसल को बोन से अटैच किया जा रहा है किस वजह से? ताकि वो टफ रह सके, ताकि वो स्ट्रॉन्ग रह सके, उनके में ताकि टफनेस रहे। समझ में आया? यहाँ पे उतनी टफनेस की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें इलास्टिसिटी की जरूरत है। इसीलिए ये होती है इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग, ताकि बॉन्ड अच्छे से बना रहे। अब आ जाते हैं ईच मसल्स कंटेन टेंडेंस। ठीक है, सबको पता है कि जितनी भी मसल हमारी बॉडी में है सारे में टेंडेंस होंगे ही होंगे। वाइट ड्यू टू लेस ब्लड। अब क्या होती है, जो टेंडेंस होती हैं उनका कलर जो होता है वाइट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं है। अब वाइट और ब्लड का क्या मतलब है? ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो रेड होता है। तो ब्लड नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, जिसकी वजह से उसका कलर व्हाइट है। और इसका कलर क्या होता है? येलोइश होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलास्टिन फाइबर होता है, जिसकी वजह से इसका कलर येलो होता है। इलास्टिन फाइबर, समझ में आ रहा है ना? इलास्टिक है इसलिए इसके पास इलास्टिक फाइबर है। आई होप आपको ये दोनों चीजों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है, और जो बोन होता है वो तो हार्ड होता है, टफ होता है। सबको ही पता है ना, बोन तो देख रखी है ना आपने कितनी हार्ड टफ होती है। कभी नहीं देखी है तो जा करके वो देख लेना, स्केलेटन, आप अपने आप समझ जाओगे कितनी हार्ड एंड टफ होती है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो कार्टिलेज जो होती है वो सॉफ्ट होती है। कैसे? अब एग्जाम्पल देखो उसका, जो हमारे ईयर में जो टिश्यू पाया जाता है वो कार्टिलेज है ना? जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कार्टिलेज है। क्योंकि तभी देखो कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है हमारी जो ये होती है ईयर्स होती है, कितनी इलास्टिक होती है। कैसे भी करके इनको फोल्ड कर दो आप,
हाँ बस टीचर से मत करवाना वरना वो अच्छे से कर देंगे फिर, ठीक है। अब आ जाते हैं एक एक चीज समझने, कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, इलास्टिक होती हैं एंड फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा। फिर बोन सबको पता है हार्ड होती है, टफ होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है, मोड़ नहीं सकते आप उनको। इनका जो मैट्रिक्स होता है होमोजेनस मास होता है। होमोजेनस जाकर के केमिस्ट्री में पढ़ो, नहीं पता है तो, पर अगर नहीं पता है फिर भी हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले मैट्रिक्स समझो। मैट्रिक्स यानी जिस भी मटेरियल से वो बनी हुई है उनका जो मैट्रिक्स है वो होमोजेनियस है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, काइंड ऑफ, समझ में आ रहा है। पर जो मैट्रिक्स बोन का है वो पहली बात तो वो लैमेला होता है, सॉरी लैमेला में होता है। वो मैट्रिक्स जो होता है आपको सबको पता होगा कि जो हमारी बोन होती है वो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो उसका मैट्रिक्स है और ये लैमेला में पाया जाता है। और इसका जो अगर ये होमोजेनियस है तो ये हेट्रोजीनियस होगा कहीं ना कहीं। फिर आ जाते हैं हम लोग, टिश्यू हैज रिच ब्लड सप्लाई। कार्टिलेज के जो टिश्यू होते हैं उनके पास ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। अब बताओ, बोन को सबको पता है कि बोन के पास ऑब्वियसली ब्लड की सप्लाई की जरूरत भी नहीं है और ना होती भी नहीं है, तो ब्लड की सप्लाई बोन्स में कम होगी एज कम्पेयर टू कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होते हैं वो फुल्ली, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। कभी अपने कान को अच्छे से मरोड़ के देखो या फिर टीचर से करवा लेना अगर नहीं कर पाओ तो। फिर देखना थोड़ी देर बाद आपके कान तुम रेड है ना। क्यों इतने रेड हो जाते हैं वो? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई है। इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या ही दे सकते हैं हम आपको, रिच इन ब्लड सप्लाई एंड इट डज नॉट हैव अ रिच ब्लड सप्लाई, राइट। बाइडायरेक्शनल ग्रोथ होती है। कैसे? कभी देखा अपने जो कान होते हैं कैसे ग्रो कर रहे होते हैं, ऐसे बाहर के साइड, हर साइड ना, ऐसे बाई डायरेक्शनल ग्रोथ है। उनकी ग्रोथ कोई यूनिडायरेक्शनल नहीं है। आप कभी बोन्स को देखोगे तो वो एक डायरेक्शन में लेंथ में बढ़ती जाती हैं, पर कान जो है सिर्फ लेंथ में नहीं ब्रेथ में भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल ग्रोथ है। आई होप आपको दोनों ही समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एरियोलर और एडिपोस टिश्यू क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले देखो एडिपोस टिश्यू। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है पोज। पोज मतलब सबको ही पता है, पोज मतलब फोटो खींचना, पोज देना, राइट। एग्जैक्टली कुछ वैसा ही है। ऐसा मतलब कनेक्ट कर लो उस चीज से अपने दिमाग में कि हाँ ये पोज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी होगी। अब मैम पोज से कैसे रिलेटेड है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर आप फिट नहीं हो तो आपकी फोटो अच्छी नहीं आएगी, मतलब अच्छा पोज आप नहीं दे पाओगे। यहीं से याद रखो आपका जो फॉर एग्जाम्पल ये एडिपोस टिश्यू क्या करता है बेसिकली समझो। ये क्या करेगा, ये आपके फैट्स को स्टोर कर लेगा। जो खाना खाओगे आप, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जितने भी होंगे जो आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे उनको स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। और अगर आपकी बॉडी में फैट आ गया तो क्या हो जाएगा, आप मोटे हो जाओगे। और अगर आप मोटे हो गए तो आपकी फोटो अच्छी आएगी, नहीं आएगी। इसीलिए इसको याद रखो पोज से। समझ में आया? तो अब देखो एक एक करके हम पढ़ते हैं और समझते हैं। is made up of many round and oval adipose filled with fat globules, यानी कि ये भरा होता है फैट ग्लोब्यूल्स से। इसीलिए हमारा जब भी एडिपोस टिश्यू की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा पॉस्चर में बदलाव आ जाएगा, यानी हम मोटे हो जाएंगे या फिर फैट ग्लोब्यूल्स इकट्ठा हो जाएंगे। यानी ये क्या करेगा, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड एज फैट इन दिस टिश्यू। इस टिश्यू में हमारे फैट के फॉर्म में एडिपोस टिश्यू समझ रहे हो कलेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए एडिपोस टिश्यू का काम भी समझ में आ गया। एडिपोस टिश्यू का एक और काम है, वो है टेम्परेचर रेगुलेशन। अब टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे? देखो जितना फैट होता है ना हमारी बॉडी में वो बाहर की एयर को अंदर आने नहीं देगा, तो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को बैलेंस करके रखेगा। अब जो हमारे पोलर बियर्स होते हैं या फिर जो भी जानवर या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ठंडी प्लेसेस में, अंटार्कटिका या फिर समझ रहे हो आर्कटिक रीजन्स में रहते हैं, वहां पे उनके पास होती है एक फैट की मोटी लेयर, क्योंकि वो इतनी ठंड में कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं, ड्यू टू वो फैट की मोटी लेयर। अब वो उनको हेल्प करती है रेगुलेशन ऑफ फैट, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर में। ऐसे ही एडिपोस टिश्यू हमें हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर में। फिर ये कॉमनली कहाँ पे फाउंड होते हैं? स्किन के नीचे पाए जाते हैं, किडनी जैसे स्पेसेस में ये बेसिकली पाए जाते हैं, ऑर्गन्स के अराउंड भी पाए जाते हैं। आई होप आपको एडिपोस टिश्यू अच्छे से समझ में आ गया। अब एरियोलर टिश्यू समझने की कोशिश करो। एरियोलर से याद रखो, एयर समझ में आया? तो अब याद रखो कि जो एरियोलर टिश्यू है ये जो भी स्पेसेस हैं, एयर यानी स्पेसेस,
उनको फिल करने में हेल्प करेगी। तो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी, इट फिल्स स्पेसेस inside organs and is found between the skin and muscles, around the blood vessels, nerves and in bone marrow। समझ में आया? कहाँ कहाँ पाई जाती है? ब्लड वेसल्स में पाई जाएंगी, स्किन में, बिटवीन स्किन एंड मसल्स में पाई जाएंगी, साथ ही में ये क्या करेंगी, ये करेंगी स्पेसेस को फिल करेंगी बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में जितनी भी स्पेसेस होंगी उनको फिल करने में हेल्प करती हैं। और ये मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है? क्योंकि भाई पूरे ऑर्गन के जितने भी स्पेसेस उनको फिल करने में हेल्प कर रही हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है? बहुत सारी जगह पे पाई जाती हैं, स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड और अराउंड ब्लड वेसल्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन बोन मैरो, इतनी सारी जगह पे तो पाई जा रही है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसको एक बार याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके सिलेबस में। और अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं नर्वस टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले नर्वस टिश्यू समझने से पहले ये समझो, ये बेसिकली उसमें हेल्प, किस चीज में हेल्प करता है, सबसे पहले ये जान लो ना। तो ये हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल कभी आपने वो वाला गेम खेला है जिसमें आपने ऐसे करके हाथों को स्लैप करना होता है? तो इस वाले जो गेम में आप क्या करते हो, फटाफट से एनालाइज करते हो। 2 सेकेंड पहले दिमाग पढ़ते हो सामने वाले का, उसके बाद एनालाइज करते हो और अपना हाथ बचा लेते हो, राइट? ऐसा ही नर्वस टिश्यू यही करता है, स्टिमुलस लेता है। यानी कि अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंज है, फॉर एग्जांपल कोई उड़ती हुई बॉल आती है आपकी तरफ, है ना, आप हल्का सा सेंस करते हो और अपने आप को तुरंत हटा लेते हो वहां से। कभी किया है आपने ऐसा? नहीं किया तो एक और एग्जाम्पल लो, ठीक है? क्या कभी किसी ने वीडियो गेम खेला है? जब आप वीडियो गेम खेलते हो तब आपको कैसे पता होता है कि पहले से आप अंदाजा लगा लेते हो कि हाँ यही होने वाला है? क्या है ना आप लोगों ने? तो हम लोग क्या करते हैं, अपने होने वाले एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज की तरफ हम रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गर्म सी चीज आपने टच की और आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। अगर आप ये तुरंत हाथ ना हटाओ तो क्या होगा? आप जल जाओगे, राइट? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टच किया, यहाँ पे टच करने के बाद आपने ये चीज ब्रेन पे पहुंचाई, यानी कि सिग्नल रिसीव किया और वो सिग्नल ब्रेन तक गया। अब वो ब्रेन प्रोसेस करने के बाद एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा जिसमें आप अपना हाथ हटा लोगे। यही हो रहा है बेसिकली, नर्वस टिश्यू का यही काम है। अब हम लोग समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या काम नर्वस टिश्यू और करता है। सबसे पहले समझो नर्वस टिश्यू होता क्या है। एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो क्या करता है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? चेंज इन एनवायरनमेंट। कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज होगा उसके लिए जो आपका रिस्पॉन्स होगा ये कौन क्रिएट करेगा? ये क्रिएट करेगा नर्वस टिश्यू। समझ में आया? आई होप आप बहुत क्लियर हो। फिर आ जाते हैं फंक्शनल टिश्यू। फंक्शनल यूनिट इन न्यूरॉन इज न्यूरॉन। देखो जो हमारा नर्वस टिश्यू है ना, उसमें जो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। सबको पता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर है, वो एक सेल होती है। तो जो हमारी नर्वस टिश्यू की जो सेल है उसका नाम है न्यूरॉन, इसीलिए बोल रहे हैं फंक्शनल यूनिट। समझ में आया? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारी न्यूरॉन, किसकी? नर्वस टिश्यू की। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब ये जो हमारी न्यूरॉन है, यानी कि जो एक नर्व सेल है, नर्व सेल और न्यूरॉन एक ही है, जो एक नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है एक ह्यूमन बॉडी की, या फिर नॉर्मली भी सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो पाई जाती है वो है एक न्यूरॉन। आई होप आप लोग क्लियर हो। ये हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझने के लिए। और देखो हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूरॉन, यहाँ पे लिख लो, दिस इज अ न्यूरॉन। नर्व सेल भी कहते हैं इसको। अब एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है डेंड्राइट। ठीक है, इसका क्या काम है? ये रिसीव करता है सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स और कन्वर्ट कर देगा इनटू केमिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, ये हो गया इसका काम। दूसरा ये है हमारा न्यूक्लियस, सबको ही पता है।
ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। फिर ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सेल बॉडी, या फिर आप इसको साइटोन भी कह सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये पूरा चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट भी बना रखा है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, दिस इज एक्सॉन। अब ये जो लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज एक्सॉन। ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहां से यहां तक, एंड टू एंड। ठीक है, ये क्या करेगा, ले जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे बनाई रख गई है ना ऊपर से नीचे तक, इसको बोलते हैं हम लोग माइलिन शीट। ठीक है, अब ये माइलिन शीट क्या करेगी, हमारे एक्सॉन को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं, दिस इज नर्व एंडिंग। अब ये नर्व एंडिंग का क्या काम है, ये नर्व एंडिंग कन्वर्ट कर देगी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इनटू केमिकल सिग्नल। क्वेश्चन ये है मैम कि क्या जरूरत है बार बार ये कन्वर्जन करने की, हम लोग केमिकल सिग्नल को ही लेकर के जाते हैं ना। अगर हम केमिकल सिग्नल के फॉर्म में ले गए तो केमिकल सिग्नल बहुत स्लो 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 चलता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत फास्ट होता है। सबको पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत स्पीड से चलती है। अब अगर ये केमिकल सिग्नल के फॉर्म में जाएगा तो आपने गर्म चीज पे हाथ रखा और केमिकल सिग्नल गया, जाने में इतना टाइम लगा देगा वो, प्रोसेस करके आने में इतना टाइम लगा देगा वो कि आपका हाथ तब तक जल चुका होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को की हेल्प लें, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिर्फ न्यूरॉन के अंदर ही ट्रैवल कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जब वो आता है नर्व एंडिंग पे, तो ये केमिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब बाहर निकल गया है ना। फिर नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन ऐसे ही अटैच्ड होगा, यानी कि यहाँ पे एक और सेल बॉडी होगी, यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे और ये डेंड्राइट्स ये केमिकल सिग्नल को कैरी कर लेंगे और फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा और हमारे स्टिमुलस जहां हमने रिसीव किया है वहां से ब्रेन तक और ब्रेन से उस रिस्पॉन्स वाले एरिया तक पहुंचेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। हाँ, तो ये है इन सारी चीज़ों के फंक्शंस। अगर पॉसिबल होगा तो हम यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देंगे जहाँ पे हर एक चीज़ का फंक्शन आपको सामने लिखा हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने फाइनली टिश्यू कंप्लीट कर दिया है। आई नो हम थोड़े वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं रेगुलरली, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं।